What is the road to access love, health and happiness in our life? 10 घंटे 10 साल। आपने 20-22 साल की उम्र में काम शुरू किया और उस चीज़ को आप 10 घंटे 10 साल दे देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। एक छोटा सा वायरस आया है वेस्ट से, वीकेंड नाम का। अंकल जी, हम तो सैटरडे संडे हम काम नहीं करेंगे, हम चिल करेंगे, चिल, है ना। मेरा ये मानना है, जब दुनिया रेस्ट कर रही हो, आप अपने काम की स्पीड डबल कर दीजिए। ये अपने आप में एक बीमारी है, क्योंकि क्या होता है, होम होम होना चाहिए, वर्क वर्क होना चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, काम में इतना नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। अरे वर्क लाइफ बैलेंस तो तब करोगे जब तुम वर्क को तो बैलेंस करो पहले। हम बाहरी दुनिया में वैलिडेशन को इतना क्यों ढूंढ रहे हैं? अंदर का खालीपन, अंदर का खालीपन। तो इनर वैलिडेशन कैसे पैदा करें? जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है, आप खुद से ही खुश नहीं है। भीड़ को छोड़ के नहीं जाना है, भीड़ जहाँ है वहाँ है, भीड़ अपना काम कर रही है। मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ डीप रिलैक्सेशन व्हेन यू अंडरस्टैंड ये भीड़ मुझे नहीं चलाएगी। एयर, वाटर, सॉइल, कल्चर, फूड, कुजीन, क्लोथिंग, लैंग्वेज हर 100 किलोमीटर पे बदल जाता है। रंग, रूप, चेहरे सब बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर पे बदलता है। आप पहाड़ों में चले जाओ, आप यहाँ से निकले गढ़वाल, गढ़वाल से आप कुमाऊँ जाओ, पूरी दुनिया बदल जाती है। जो आपको सूरत में, नवसारी में अदरक वाली चाय मिलती है और जो लेमन ग्रास की चाय आपको सापुतारा पे मिलती है, वो बिल्कुल ही अलग। सो आप ट्रैवल से जो लेते हो, यू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ये परमात्मा की इतनी प्यारी क्रिएशन है, इतनी प्यारी क्रिएशन है, और हम एक ऑफिस में बैठ के सारी जिंदगी निकाल देते हैं। ओशो आपके गुरु थे। वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एक सिंपल सा एम है कि आपको अपनी द जर्नी विद इन, अपने खुद की तरफ, अपने अंतर्मन की तरफ लौटने में मदद कर सकें। ऐसा क्यों ज़रूरी है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को बेहतर समझ सकें, आप लाइफ में जहाँ पर आज हैं उसकी बहुत गहरी समझ पैदा कर सकें। क्योंकि जब आप ये समझेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है और वहाँ तक कैसे जाना है। जब तक आपको आपके आज जो आपके पॉजिटिव्स हैं, आपके स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनके बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। सो दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग यू डीपली अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ। आज की इस कॉन्वर्जेशन से हम सीखेंगे कि अपने पर्सपेक्टिव को, अपने बिलीफ सिस्टम को ओपन कैसे करें, बड़ा कैसे करें। रियलिटी चेक लाइफ में क्यों ज़रूरी है, कहाँ हमें रियलिटी चेक लेने की ज़रूरत है, नेचर का आपकी लाइफ के ऊपर, आप जैसे हैं उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, और अगर आप ये नेचर के एल्गोरिदम को समझें तो आप अपनी लाइफ के एल्गोरिदम को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एक अच्छी हैप्पी लाइफ की रेसिपी क्या है। स्पिरिचुअलिटी के जो बड़े बड़े लोडेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमें लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं करना, डिटैचमेंट कितना डिफ़िकल्ट है समझना, लेट गो करना नहीं हो पाता है, इन चीज़ों को अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक ऐसे व्यक्ति से इनको समझें जिन्होंने इनको रियल लाइफ में जिया है एक सिंपल तरीके से, तो दे बिकम मोर एक्सेसिबल। आज की कॉन्वर्जेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हमारा ये मैसेज बहुत सारे और लोगों तक पहुंच पाए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और इनकरेजमेंट भी है, ताकि हम और ऐसे अच्छे एपिसोड्स आपके लिए लाते रहें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड। ये हमारा पीपल बाबा के साथ दूसरा एपिसोड है। हमारा पहला एपिसोड जो कि आप में से बहुत लोगों ने देखा, पसंद किया, तकरीबन 12 लाख लोग, 1.2 मिलियन व्यूज़ उस एपिसोड पर अब तक हैं और हज़ारों कमेंट्स हैं। उस एपिसोड से आपने बहुत कुछ लाइफ के बारे में सीखा, पर्सपेक्टिव बिल्ड करना सीखा, और आज के इस कॉन्वर्जेशन में भी हम बात करने वाले हैं अबाउट ओपनिंग योर माइंड। अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने पर्सपेक्टिव को कैसे खोला जाए, कैसे बड़ा किया जाए, और लाइफ को जीने का जो मंत्र है, जो हमें पीपल बाबा के एक्सपीरियंसेस से, जो उन्होंने लगभग 50 साल
गांव-गांव, शहरों-शहरों में जाकर पेड़ लगा के इकट्ठा किया है, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके, अच्छे गुरुओं की संगत में रहकर जो उन्होंने लाइफ के रस को निचोड़ा है, उसको आज हम यहाँ डिस्टिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं देखी है तो इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा। पीपल बाबा जी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड आप वहाँ पर देख सकते हैं। पीपल बाबा इज़ द फाउंडर ऑफ गिव मी ट्रीज़ फाउंडेशन। ये सीधा माँग ही लेते हैं ट्रीज़। तो ये गिव मी ट्रीज़ फाउंडेशन के फाउंडर हैं, साथ ही साथ ऑफ कोर्स एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इन्होंने लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा पेड़ इंडिया में लगाए हैं। बहुत ही बड़ा एक तरह से काम कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं एंड लेट्स नाउ क्विकली डाइव इनटू दिस कन्वर्सेशन विद पीपल बाबा। हेलो पीपल बाबा, आई एम सो नमस्कार, एक्साइटेड टू नमस्कार। मीट यू। नमस्कार एक सो बार फिर नाइस, सो से। नाइस। बहुत अच्छा लगा वापस। यू नो पिछली बार जब हमने कॉन्वर्जेसन की थी, आपने लव हेल्थ और हैप्पीनेस के मैसेज पर वो कॉन्वर्जेसन छोड़ी थी। मैं यूजुअली सक्सेस की डेफिनेशन पूछती हूँ और आपने कहा था सिर्फ यही 3 शब्द हैं, लव हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आज यहीं से शुरू करते हैं। आपने एक मंत्रा तो बता दिया, सक्सेस दिखेगी कैसी, उसमें लव हेल्थ और हैप्पीनेस होना चाहिए, लेकिन रास्ता कैसे जाएगा उस तक? व्हाट इज़ द रोड टू एक्सेस लव हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ? आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वही सत्य है, वही सच है, क्योंकि सब अपने-अपने एक्सपीरियंसेस से बोलते हैं। सो मैं यहाँ बैठ के मैं सिर्फ़ अपनी शेयरिंग कर रहा हूँ। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, माय पर्सनल व्यू ऑफ द होल थिंग कि आई थिंक वर्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? जैसे हम बच्चों को बहुत बार बोलते हैं, जो हमारे से पढ़ने आते हैं, जो हमारे साथ वॉलंटियर करने आते हैं, जो हमारे साथ काम भी करते हैं और बहुत होनहार बच्चे हैं, आईआईटीज़ के हैं, बीटेक्स हैं, कंप्यूटर साइंसेस के हैं, बहुत अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे बच्चे आजकल आ रहे हैं हमारे पास वॉलंटियरिंग करने। तो वो सब पूछते हैं कि हम क्या करें? हम तो एक पुराना मंत्र जो हमने सीखा जीवन में वही उनको हम बोलते हैं, 10 घंटे 10 साल, 10 घंटे 10 साल। आप किसी भी काम को, किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो कोई एकेडमिक सब्जेक्ट हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो ग्रेजुएशन से लेके आपकी पीएचडी की जर्नी हो, चाहे वो एक दुकान हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, फार्मलैंड हो, कुछ भी हो। अगर आपने 20-22 साल की उम्र में काम शुरू किया और उस चीज़ को आप 10 घंटे 10 साल दे देते हैं, तो आप कहीं न कहीं तो पहुँच जाएँगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप बहुत पैसे कमा लेंगे या बहुत शोहरत कमा लेंगे, लेकिन इतनी गारंटी है आप खुश होंगे। और जब आप खुश होंगे तो अगर आपका वर्क ठीक होता है ना, आपकी रिलेशनशिप्स भी ठीक होती हैं, तो आपका लव फैक्टर इज़ टेकन केयर ऑफ। ये आज़माई हुई चीज़ है ना? ये ऑफ द कफ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात आती है। खुशी तो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि आप बड़े सैटिस्फाइड हैं, आप बड़े कंटेंटेड हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है अपने काम में, रस भी आता है। और हेल्थ तभी ठीक होती है जब अंदरूनी खुशी हो और आसपास प्यार हो और आपके जीवन में प्रेम हो, तभी आपकी सो ओवरऑल जो वेलनेस है वो आपके काम से आती है। लोग कहते हैं कि नहीं, काम में इतना नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस। अरे वर्क लाइफ बैलेंस तो तब करोगे जब तुम वर्क को तो बैलेंस करो पहले। तुम वर्क के ऊपर ही आजकल ना एक चीज़ मे बी आपका तो काफ़ी यंग जनरेशन आपको वॉच करता है, सुनता है, शायद सहमत ना हो मेरे से। एक छोटा सा वायरस आया है वेस्ट से, वीकेंड नाम का। तो बच्चे जो है ना फ्राइडे को ऑफ हो जाते हैं। अंकल जी हम तो, मुझे कभी-कभी, अंकल जी हम तो सैटरडे संडे हम काम नहीं करेंगे, हम चिल करेंगे, चिल, है ना? मेरा ये मानना है कि जब दुनिया जब दुनिया रेस्ट कर रही हो, आप अपने काम की स्पीड डबल कर दीजिए। जब कोविड आया, उन 2 सालों में हमने वो काम किया, जो 20 सालों में हमने काम नहीं किया। आपको अपॉर्च्युनिटी जब मिलती है, जब वैक्यूम आता है ना, आप डबल काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छुट्टी ना लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बहुत बोलता हूँ इस चीज़ पे, आपकी वेकेशंस होनी चाहिए वगैरह। लेकिन जो आपकी पीक, आपकी एनर्जी है ना, यूथ है, आपका जो जवानी है, जो आपका वो 20-22 साल से लेके 25 साल से लेके 35 साल तक का पीरियड है,
अगर इसमें काम नहीं किया तो कब काम करोगे आप? जो आपने बोला ना 10 घंटे 10 साल के लिए, तो हमें एक्चुअली इन डेप्थ में जाके सोचना होगा कि अगर हम 10 घंटे काम भी कर रहे हैं, तो क्या हम पूरी सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं? उसमें कितना डिस्ट्रैक्टेड होके कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है जो वर्क कल्चर्स बनाए गए थे 9 टू 5 जॉब, 10 टू 6 जॉब, ये सब उस टाइम में बना था आज से 30, 40, 50 साल पहले, जब कोई डिस्ट्रैक्शन के रिसोर्सेज़ नहीं थे आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के अपने कलीग से बात कर लोगे, एक चाय पी के आ जाओगे, दैट इज़ इट। अब ये अनलिमिटेड चाय वाली मशीन नहीं होती थी, अनलिमिटेड चाय और स्मोकिंग के ब्रेक्स नहीं होते थे, अनलिमिटेड एक्सपोज़र टू सोशल मीडिया नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था। तो ऑल दीज़ थिंग्स वर नॉट देयर। तो शायद मुझे लगता है उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी, सिंसियरिटी टुवर्ड्स वर्क एक तरीके से ज़्यादा था। लेकिन अब डिस्ट्रैक्शंस और वो बाकी चीज़ें भी ज़्यादा हैं। तो इवन इफ यू आर क्लॉकिंग इन 12 आवर्स अ डे, पता नहीं उसमें से सिंसियर इन डेप्थ काम हो कितना रहा है। बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों की बात कर रही हूँ मैं। बहुत फोकस लोग भी हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट बहुत सारे जो जो आज के लोग जो काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम जो अब नया आ गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर डूइंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड वर्क। तो सक्सेस भी डिस्ट्रैक्टेड ही फिर उससे आती है। वट एवर आउटकम यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्टेड। ये जो वर्क फ्रॉम होम आपने बोला है, ये अपने आप में एक बीमारी है। क्योंकि क्या होता है, होम होम होना चाहिए, वर्क वर्क होना चाहिए, है ना? ये जो वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं, ठीक है, कोविड के टाइम पे तो करना ही था, है ना? लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, वो होना भी चाहिए, हाइब्रिड चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ कह रही हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उनको कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन जब आप एक एक ठेले पे जाके जब आप जाके एक ऑफिस में बैठते हैं, वो एक अलग टेम्पल है वर्क का, वो एक एनर्जी है, उसके अंदर एनर्जी में जाके आप काम करते हैं, वो चीज़ अलग होती है ना? वर्क फ्रॉम होम, आप एक लैपटॉप लेके आप घर पे बैठ के सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। आई डोंट सी हेल्थ कमिंग इन फ्रॉम देयर, आई डोंट सी हैप्पीनेस कमिंग इन फ्रॉम देयर, आई डोंट सी दैट। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं योग योगा के लिए भी, मेडिटेशन के लिए भी, तो वो भी उनकी प्रॉब्लम ही वर्क फ्रॉम होम से आ रही है। सो जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, आई थिंक वर्क फ्रॉम होम, इफ़ इट कैन बी अवॉइडेड, इट विल बी बेटर फॉर अस, इट्स बेटर फॉर आवर डीएनए। क्योंकि एक हेल्दी जनरेशन क्रिएट करने के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। पीपल बाबा, जो कंफर्ट जोन है ना वो इतना एडिक्टिव होता है। अगर आप एक बार उसमें चले जाते हैं तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम हैज़ बिकम दैट कंफर्ट जोन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। कई लोगों को अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी उसमें दिखाई देते हैं कि अब घर का मैनेजमेंट ठीक से कर लेते हो, बच्चों को भी साथ साथ में देख लेते हो, एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग मोर एंड मोर एडिक्टेड टू द कंफर्ट जोन। लेकिन आई ऑल्सो बिलीव दैट जिस चीज़ की जो जगह है, काम की जो जगह है, पूजा करने की जो जगह है, मेडिटेशन करने की जो जगह है, एन्जॉय करने की, एंटरटेनमेंट करने की जो जगह है, अगर उस जगह पे वो चीज़ें की जाएँ तो वाइब्रेशनल एनर्जी सपोर्ट यू, एंड उसका मज़ा भी डबल हो जाता है, और आप जिस भी पर्पज़ से वो कर रहे हैं वो भी अच्छे से फ्रूटफुल होता है। आप एक छोटी-सी गुफ़ा में बैठे हैं और आप कहते हैं कि पूरी दुनिया का काम हम इसी गुफ़ा से करेंगे, ऐसे होता नहीं है ना? तो गुफ़ा से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो घर भी क्या होती है, बड़ी प्यारी गुफ़ा होती है, उसमें बड़ा अच्छा वॉशरूम होता है, बड़ा अच्छा बेड होता है, बहुत अच्छा किचन होता है, यूटेंसिल्स होते हैं, आप अपने लाइकिंग का खाना बनाते हो, आपका फ्रिज होता है, आपके वार्डरोब होता है, ठीक है, वो एक अपनी गुफ़ा है। लेकिन आप सोचो कि 10-10, 12-12 घंटे आप उसी गुफ़ा में बैठे रहेंगे, दरवाज़ा भी नहीं खोलेंगे उसका, और बाहर निकल के व्हेन यू मीट पीपल, यू नो, ह्यूमन एनर्जी बहुत एसेंशियल होती है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। सोशल लाइफ रखना, वो रखना। लोग कहें नो नो, हम तो अपना व्हाट्सएप पे इन टच रहते हैं, हम तो वीडियो कॉल्स कर लेते हैं। अब उसको जस्टिफाई तो कैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, एक गुफा से बैठ के अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा चल नहीं पाएंगे आप, है ना? तो कोई ना कोई, किसी ना किसी सूक्ष्म रूप में बीमारियां आपके शरीर में फिर घर कर लेंगे। और यही हमारा, है ना, परफेक्शन के नाम पे हम, यू नो, एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बिलोंग समवेयर, बिलोंग टू समथिंग। इसलिए तो ये क्लब्स होते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, चाहे ये सोशल क्लब्स हैं, रोटरी है, लायंस है, ये है, वो है, छोटा सा एक वो पेंडेंट लगा के घूमते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। ये क्या है? हम एक आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, एक आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो भीड़ में एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, है ना? और जब गुरु आता है
एक स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है कि वो आपको ये बताता है कि तुम इस भीड़ का मजा लो, लेकिन जो तुम हो उसका मजा लो। यही है बस। ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये सब बातें, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, प्राप्ति, समाधि, ये वो हमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं, वोकैबुलरी है, ठीक है? अल्टीमेटली ये है कि यू आर कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ एंड यू आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद एवरीथिंग अराउंड। यही है। और यही सारी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है। भीड़ भीड़ को छोड़ के नहीं जाना है। भीड़ जहाँ है वहाँ है, भीड़ अपना काम कर रही है। लेकिन अंदर जो आपकी ये इसके अंदर ये जो 1200 ग्राम का ये जो ऑर्गन है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, इसकी जो केमिस्ट्री में भीड़ घुसी हुई है, उसको निकाल के साइड पे रखना है आपको। सारी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, योग की ट्रेनिंग, सब साधु, संत, सन्यासी, एनलाइटेंड मास्टर्स, बुद्ध से लेके नानक तक और कबीर तक, वो क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे हैं। कहा उन्होंने उन्होंने वर्बलाइज़ डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन अगर उसका पूरी समरी निकालो, वो बस ये कह रहे हैं, ये जो 1200 ग्राम का, ये जो 1200 ग्राम का आपका ऑर्गन है, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं भीड़ के कारण, अकेला इंसान कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो बेचारा भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करता है और वहाँ एक अपनी आइडेंटिटी, एक अपना वर्चस्व, एक अपना स्टेटस ढूँढता है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो पीपल बाबा एक मीनिंगफुल आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करें? हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी ढूँढने की हम कोशिश करते हैं। हम एक भीड़ का पार्ट बन जाते हैं और भीड़ जिस तरफ जा रही है, उस तरफ दिमाग जा रहा है, उस तरफ से कॉम्पिटिशन आ रहा है, कंपैरिज़न्स हो रहे हैं। फिर हमारे बोरोड आइडियाज़ चल रहे हैं कि अब मैं ऐसा हो सकता हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा था। ये सब अगर मैं हटा दूँ, जैसा आप कह रहे हो कि इसको सबको हटा दो, तो फिर एक खुद से अपनी एक मीनिंगफुल आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करें? अपनी मीनिंगफुल आइडेंटिटी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आइडेंटिटी क्रिएट करनी क्यों? वो भी एक स्ट्रेसफुल चीज़ है। क्यों करो आइडेंटिटी? क्या करना है आइडेंटिटी का? आइडेंटिटी क्या कर लेगी आइडेंटिटी आपकी? अगर मैं आपसे आज ये पूछूँ, मैं फोर्ब्स का वो पढ़ रहा था कि देयर आर अराउंड 8000 मल्टी बिलियनियर्स एंड लिटरली ट्रिलियनियर्स ऑन द प्लैनेट। मैं आपको बोलूँ, चलो अभी बताओ, 2 लोगों का नाम बताइए, 3 लोगों का नाम बताइए। उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी जनरेशन्स लगी होंगी उस मुकाम पे पहुँचते हुए। अगर मैं, चलो इंडिया को छोड़ो, अगर मैं आपको किसी भी कंट्री, यूरोपियन कंट्री के बोलूँगा चलो 10 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बता दो, आपको नाम पता है? आपको नाम तक नहीं पता। और हम सारा जीवन उस आइडेंटिटी के पीछे भागते हैं, उस आपकी इमीडिएट भीड़ के बाद भाईजान उसके आगे की भीड़ को पता भी नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हो कि नहीं। सिकंदर 2/3 ग्लोब के ऊपर, प्लेनेट के ऊपर राज करके गया है। आज उसकी कब्र भी नहीं पता, किसी को मालूम ही नहीं अफगानिस्तान में कहाँ दफनाया गया था वो, है ना? तो चाहे वो चंगेज खान हो, चाहे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो भीड़ का माल है, यही तो बच्चों को समझाना है। हम तो कभी भी, हमारे साथ जो भी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हम हमेशा ये वाले एस्पेक्ट पे बहुत बहुत फोकस करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं परवाह करता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये सिखाया। सो इट इज़ माई ड्यूटी एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर कि मैं अपने बच्चों को ये बात सिखाऊं। तुमको जो करना है तुम करो, जो भी पढ़ना है तुम, बेटा भीड़ में, भीड़ के हिस्सा मत बनो। अब भीड़ में काम करो, करो ना। हम भी करते हैं, भीड़ में ही काम करते हैं। वॉलंटियर्स हैं, ये हैं, वो हैं, दुनिया भर की पूरी दुनियादारी करते हैं। भाई बीवी बच्चे, फैमिली, सब करो, लेकिन डोंट बी डिक्टेटेड बाय द भीड़। क्राउड जो आपके आसपास हैं, वो आपकी रिमोट रिमोट कंट्रोल उनको क्यों दिया हुआ है यार? आप आपको बस ये अवेयरनेस आनी ज़रूरी है। इसमें आपने कहा क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एक अवेयरनेस लाओ, यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ डीप रिलैक्सेशन व्हेन यू अंडरस्टैंड ये भीड़ मुझे
नहीं चलाएगी। ये भीड़ मुझे नहीं चलाएगी। मैं भीड़ के साथ काम करूँगा, भीड़ के साथ मज़े करूँगा, भीड़ के साथ ट्रैवल करूँगा, भीड़ के साथ कमाऊँगा, भीड़ के साथ ऑफ़िस भी जाऊँगा, भीड़ के साथ, लेकिन ये भीड़ मुझे नहीं चलाएगी। बस यही है। दिस इज़ द मास्टर की टू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दिस इज सच अ पावरफुल लेसन, क्योंकि आई थिंक जो भीड़ है, और अभी हम कुछ देर पहले सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा डिक्टेट कर रही है मेरा नैरेटिव, मेरा पर्सपेक्टिव अबाउट माय लाइफ, कि मेरा खुद का पर्सपेक्टिव उसमें से कितना है मुझे ये भी नहीं पता। अगर मुझे करियर में यहाँ जाना है, मुझे फैमिली में यहाँ जाना है, मेरे पर्सनल गोल यहाँ पर हैं, मेरे फाइनेंशियल गोल यहाँ पर हैं, मुझे नहीं पता इसमें से कितने जेन्युइनली वो गोल्स हैं जो मुझे चाहिए थे, और कितने ये इस भीड़ से आ गए हैं क्योंकि उसने ये किया, उन्होंने ये किया। कभी-कभी इतने ज़्यादा ग्रॉस लेवल पे होते हैं कि आपको बोला ही जाता है कि उसने कर लिया तो आपको करना है। और कभी-कभी इतने सटल लेवल पे आप खुद से अपने कैलकुलेशंस, अपने एल्गोरिदम्स में लगे होते हो कि आपको पता भी नहीं चलता, इट बिकम्स अ डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ योर थिंकिंग। यू आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। वैसे देखा जाए कितना यू नो इट्स ये कितनी अजीब सी सिचुएशन है कि हर इंसान अ, बेचारा एक वैलिडेशन ढूँढ रहा है। हर इंसान ढूँढ रहा है। अपने कपड़ों के लिए वैलिडेशन ढूँढ रहा है। कौन-सा पर्स कैरी कर रहे हो उसके लिए ढूँढ रहा है। आपके हेयर स्टाइल के लिए आप वैलिडेशन ढूँढ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं उसके लिए वैलिडेशन ढूँढ रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी मैरिज करते हैं। आप इतनी प्री वेडिंग ये वो सब कुछ इतना है, वैलिडेशन ढूँढ रहे हैं। बिकॉज़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। हम बाहरी दुनिया में वैलिडेशन को इतना क्यों ढूँढ रहे हैं? व्हाई आर वी ऑन अ कांस्टेंट चेज़ टू लुक आउट फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन? अंदर का खालीपन, खालीपन इस तरह से कि जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सैटिस्फैक्शन नहीं है। आप खुद से ही सैटिस्फाइड नहीं हैं। आप खुद से ही खुश नहीं हैं। सिंपल सी चीज़ है। जब आप खुद से ही खुश नहीं हैं, तो दूसरों से आप खुशी माँग रहे हो। उधार, ईएमआई, लोन, है ना? कि यार तू बोल दे कि मैं खुश हूँ। लेकिन एक बात बताइए पीपल बाबा, जैसे आप अभी शादी की बात कर रहे थे हम, अब वो शादी कर रहे हैं, फंक्शंस में डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खुश तो है ना वो लोग? हाँ, खुश हैं। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। तुम्हें खुश होना है, खुश हो। लेकिन आप इतना ज़्यादा करोड़ों लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भई आपके पास पैसा है, आप अपना करो। आप यू हैव एवरी राइट। अगर देखा जाए, उन लोगों ने अगर 30,000 करोड़ रुपया खर्चा है, तो उनका तो 1% ऑफ नेट वर्थ भी नहीं है। दे हैव एवरी राइट टू स्पेंड देयर मनी। भई उनका पैसा वो खर्चें, वो कुछ नहीं। मैं वेल-बीइंग की बात कर रहा हूँ। एज़ अ वेल विशर मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई इतना मत करो, लोगों की नज़र लगती है। बस सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं, लोगों की नज़र लगती है ना? जैसे आजकल एक नया फैशन है बेबी शावर। अभी बच्चा बेचारा आया नहीं है दुनिया में, मालूम भी नहीं वो कैसा होगा, वो बेचारा बीमार होगा, हेल्दी होगा, क्या होगा? आपने उसी का एक शूट करा के आपने पूरा शेयर कर रहे हो आप पूरा उसके ऊपर, है ना? नज़र लगती है, नज़र लगती है, मानो इस चीज़ को। अब उसके पीछे की पूरी साइंस, फिर उसमें तो फिर मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ उस चीज़ पे, वो पूरी साइंस है, इट्स एब्सोल्यूट साइंस है, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये कोई मानने वाली बात नहीं है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप रेकी की बात करते हैं, डिस्टेंस रेकी की बात करते हैं, आप ट्रांसमिशंस की बात करते हैं, आप आशीर्वाद की बात करते हैं। इज़ देयर एनी टेंजिबल थिंग? नहीं। थॉट, थॉट, थॉट मूव्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, है ना? तो दिस इज़ साइंस, प्योर साइंस। एनीबडी हु बिलीव्स इन द सटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, जिसको लाइफ के जो सटल जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि एनर्जी, जो इन चीज़ों को समझता है, वो कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं बात, उससे डेफिनेटली सेकंड करेगा कि हाँ, बिकॉज एनर्जी इज़ एवरीथिंग। और अगर सही एनर्जी जा रही है या आ रही है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट करता है कि आपकी सृष्टि जो है कैसे क्रिएट हो रही है, आपका इकोसिस्टम आपका आसपास कैसा क्रिएट हो रहा है। थोड़ा-सा इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे। ऐसा कुछ ना करो और इस तरह से रिफ्लेक्ट ना करो, इस तरह से दिखाओ मत, इस तरह से पोर्ट्रे मत करो कि यकीनन बहुत सारे वहाँ पर जो बैठे लोग हैं भीड़ में, वो जेलस फ़ील करें, एनवियस फ़ील करें।
चीज़ों को नॉर्मल रखो। उसको भी, देखने वाले को भी लगे कि हाँ यार, इसने किया, इसने बताया, इन्फॉर्म किया, ठीक है। इसको भी आशीर्वाद, इसको भी साधुवाद, ठीक है यार, अच्छा कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। पर आप इतना करोगे, इतनी तरीके से दिखाओगे चीज़ों को, वहाँ बैठा वो कहता है, अरे यार काश मेरी ज़िंदगी में ये होता, काश मेरे वो होता, यार मेरे तो ऐसा हुआ नहीं, मेरी तो वो होने, बस वो एनर्जी बदलनी शुरू हो गई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो आपका स्फीयर बदलना शुरू। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो वास्तु क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? अगर ऐसे है तो फिर तो सारी सारी की सारी पूरी आपकी जो हमारी 5000 साल की हिस्ट्री है पूरे इंडिया की, आप वो क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। नज़र है, नज़र इज़ प्योर साइंस। इस चीज़ को लोगों को अगर वो एक्नॉलेज नहीं करते, आप कितनी, कितनी, कितनी चीज़ों से बच सकते हो। आपने बीच में टीचर्स की बात करी। आपके बहुत अच्छे टीचर्स रहे, हमने कहीं मेडिटेशन की भी बात की, तो आपने तो उनसे मेडिटेशन सीखा है जिन्होंने पूरे विश्व भर को मेडिटेशन कराया है। ओशो आपके गुरु थे। लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि हमने ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा बात की थी ओशो के बारे में, बट ऑन कैमरा आते ही हम उनके बारे में बात नहीं कर पाए। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ओशो को सुन रहे हैं, फिर से उनकी किताबें मैं देखती हूँ लोगों के हाथों में। मैंने खुद कुछ किताबें उनकी कुछ टाइम पहले ली, उनके छोटे-छोटे रील्स वायरल होने लगे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट दैट पीपल आर काइंड ऑफ अलाइनिंग विद द ओशो फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो क्या है ओशो फिलॉसफी? मतलब आपने इतना टाइम स्पेंड किया, 4 साल आप उनके आश्रम में रहे, उन लोगों के बीच में, उस एनर्जी के बीच में रहे। तो मुझे बताइए वहाँ पे आपने क्या सीखा? सी, वो एक बहुत काबिल टीचर थे। आई वोंट लाइक टू टॉक अबाउट कि हमने क्या किया। हम तो इतना जानते हैं, जो सरमाया है, जो टीचिंग्स हैं उनकी, दैट शुड बी हाइलाइटेड एंड दैट शुड बी द पॉइंट ऑफ फोकस। और जितने भी पिछले 40 साल में मैंने देखे हैं, जितने भी वक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, चाहे वो आचार्य प्रशांत हों, चाहे सद्गुरु हों, चाहे श्री श्री रविशंकर हों, चाहे कोई भी हो, मैं तो सबको मानता हूँ, मैं तो सबको बहुत रिस्पेक्ट के साथ सुनता भी हूँ, मैं सबको सुनता हूँ। आई फाइंड अ रिफ्लेक्शन, आई फाइंड अ इको ऑफ माय टीचर, यू नो, उन्हीं के फ्रेजेस हैं, उन्हीं की बातें हैं। लेकिन हाँ, आई एम सो सो हैप्पी दैट उसको एक नए संदर्भ में, एक मॉडर्न लैंग्वेज में, एक मॉडर्न पार्लांस में, एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उनको दोबारा, 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 दोबारा कहा जा रहा है। ही वाज़ अ टीचर, अ, ओशो, मैं उनको, यू नो, फॉर मी, माय पेरेंट्स, माय ग्रैंडपेरेंट्स, मेरे टीचर, मतलब मेरे को वो जो टीचर जो कीवर्ड है ना, वो मेरे लिए बहुत वो है। लोग कहते हैं गुरु, लोग कहते हैं ये मास्टर, ये वो सब चीज़, मैं टीचर वर्ड यूज़ करूँगा, यू नो, टीचर। सो उनकी जो टीचिंग्स हैं, दे वर सो सिंपल, दे वर सो फंडामेंटल, दे वर सो साइंटिफिक, दे वर सो लॉजिकल, दे वर सो मिस्टीरियस, दे वर सो सो ब्यूटिफुल, दे वर सो सटल, कि विदाउट विदाउट चेंजिंग यू, उनकी टीचिंग आपको चेंज कर देती, विदाउट टेलिंग यू टू चेंज योरसेल्फ। एक होता है तुम बदलो, तुम ये करो, तुम सुबह ये करो, तुम शाम को ये करो, तब तुम ऐसे होगे, ना ना। एक फैसिलिटी है, आप वहाँ जाते हैं, आप उनको सुनते हैं, आप कोई आप कुछ ध्यान के प्रयोग करते हैं, कोई भी एग्रेशन नहीं है वहाँ पर, कोई भी स्कल्पटिंग नहीं हो रही आपकी, आपकी कोई मोल्डिंग नहीं हो रही वहाँ पर। लेकिन फिर भी जब आप बाहर आते हैं, आपको अंदर, जैसे ही आप बाहर आते हैं, आपको लगता है, वो उस भीड़ में आते हैं, मैं फिर भीड़ वर्ड यूज़ करूँगा, कि आप अलग हो गए हैं, आप उस भीड़ से अलग हो गए हैं, आपकी सोच अलग हो गई है, यू नो। तो ये हमने उनसे पाया। और आज भी 40 साल बाद भी हम जब कुछ भी करते हैं, तो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमारे साथ हैं। और मैं मानता हूँ कि ओशो की जो टीचिंग्स हैं
वो आज एक नए तरीके से परोसी जा रही हैं। रेसिपी वही है, नए-नए व्यंजन बन रहे हैं, नए-नए तरीके से बताए जा रहे हैं और ये होना भी चाहिए क्योंकि वो जनरेशन अलग थी, वो एक अलग अ, आस्था के साथ, डिवोशन के साथ सुनती थी उनको। आज नई जनरेशन है, मिलेनियम जनरेशन है, जेन एक्स है, और जेन ज़ी जो है वो एक दूसरे तरीके से सुनना चाहती है। वो रील फॉर्मेट में सुनना चाहती है और वो उनको पर वो मिल रहा है, इस समय सोशल मीडिया पे मिल रहा है। मुझे लगता है ओशो अपने टाइम से इतने ज़्यादा आगे थे कि उनकी कही हुई बातें, उनको कोई मास अपील देने की, कोई कॉन्टेक्स्ट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जैसा कहा था वैसा भी आप सुन लो। आज अगर उनको एक 18-20 साल का कोई बच्चा सुनता है, वो भी उससे एब्सोल्यूटली रिलेट कर सकता है और उसे एब्सोल्यूटली अप्लाई कर सकता है अपनी लाइफ में। ही वाज़ सो अहेड ऑफ हिज़ टाइम। ही वाज़ नॉट टॉकिंग इन अ लैंग्वेज दैट यू कुडन्ट अंडरस्टैंड। मैं ये मानता हूँ ना वो अहेड थे, ना वो पीछे थे, वो सनातन थे। वो ही वाज़ सो यूनिवर्सल, ही वाज़ सो टू द पॉइंट। वो कहते हैं ना बुल्स आय, वो बिल्कुल टारगेट पे, वो मतलब विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स वो सच को कहते थे। सच बोलने के पीपल बाबा कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सच को बिल्कुल सच की तरह कह देने के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो ओशो ने भी अपनी लाइफ में झेले। कई कंट्रोवर्सीज़ के बीच में उनकी लाइफ चलती रही, कई लोगों ने उनको बैन कर दिया, कई कंट्रीज़ में एंट्री नहीं अलाउड थी। उन्होंने भी वो कॉन्सिक्वेंसेस देखे। बट वो भी क्या रॉकस्टार थे, मतलब मुझे लगता है कि सो मेनी पीपल आर टेलिंग यू दैट यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट एक्सेप्टेड एंड येट ही इज़ लाइक मेरा ये मिशन है, मेरा ये विज़न है और मैं हाँ, इस पे हाँ। चल रहा हूँ। वो भी एक हाँ, अलग हाँ। ही जुनून है, एक अलग ही वो एक अलग ठीक है एज़ अ गुड टीचर। देखो एक जो अच्छा टीचर होता है, वो कहेगा भाई मैथ्स को आप ये ज्योमेट्री है, ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये इस तरह तो आपके यही फ़ॉर्मूलाज़ हैं, मैं तो वही लिखूँगा ना ब्लैक बोर्ड पे, है ना? जस्ट बिकॉज़ भीड़ ऐसे कह रही है कि सर हमको ये बातें नहीं सुननी है तो तुम उसके फ़ॉर्मूले थोड़ी ना बदल दोगे। तो ज़िंदगी के जो फ़ॉर्मूलेज़ हैं, ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं, जो जो बेसिक्स हैं, वो तो उन्हीं को दोहरा रहे थे एंड उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था इस चीज़ में कि मेरे इतने लोग हों या रियल एस्टेट बने या कुछ जो थोड़ा बहुत हमने हमने समझा उनको। सो आई थिंक ही वाज़ जस्ट बीइंग वेरी, वेरी ट्रुथफुल अबाउट थिंग्स एंड और डेफ़िनिटली उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। ही वॉज़ वेरी ओपन। मैं इतने सारे लोगों के साथ अपने पॉडकास्ट में भी बात करती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि इस बारे में बात मत करना। लेकिन वो किसी भी बारे में बात कर सकते थे। आप उनसे सेक्स के बारे में बात कर सकते हो, आप उनसे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात कर सकते हो। जब पूरी दुनिया होमोसेक्सुअलिटी को समझती नहीं थी, जानती नहीं थी, मानती नहीं थी, वो उस वक़्त बात कर सकते थे। आप उनके साथ मोनोगमी, पॉलीगमी, पॉलीआमरस रिलेशनशिप, किसी भी वाइल्डेस्ट ऑफ योर थॉट्स, फैंटेसीज़ के बारे में बात कर सकते थे। ऐसा नहीं कि आजकल के जो गुरुज़ हैं या फिर जो कोचेज़ हैं या जो टीचर्स हैं, उनका उस चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन वो सामने बोलना नहीं चाहते। वो कैमरे पे बोलना नहीं चाहते, वो अपने सरमन्स में, अपने भाषणों में बोलना नहीं चाहते। बट ओशो डिड नॉट हैव दैट इन्हिबिशन। मुझे लगता है वहाँ पे वो सबसे डिफरेंट थे एक तरीके से। उनको नहीं परवाह थी। वो अपने टाइप के टीचर थे, वो अपने टाइप के टीचर थे और मतलब बेबाक थे और बहुत ही काबिल थे उस चीज़ में कि और कहते बड़े प्यार से थे। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऊँची आवाज़ में या कोई अब्यूज़िव हो जाना कुछ और जो बोलते थे उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा समझाते थे। जो बोलते थे उसके पीछे का लॉजिक, उसकी पूरी साइंस, उसकी फ़िलॉसफ़ी और उसके पीछे की पूरी सोशल हिस्ट्री वो भी बताते थे। अच्छा, मैं इस तरह के टीचर से क्यों इम्प्रेस हुआ? एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आप लिटरेचर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्किटेक्चर, आप ह्यूमैनिटीज़ के सारे इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी थिंग, है ना? तो जब हमने उनको सुनना शुरू किया, तो आई फाउंड हियर इज़ अ टीचर जो इंटरडिसिप्लिनरी बात करता है। उनकी मेरे को एक पहले-पहले शुरू की बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा, "प्लैनेट पे जो भी रह रहा है, वो इंटरडिपेंडेंट है, वो इंटरडिपेंडेंट है।" तो आप देखो कितनी प्रोफाउंड कितनी गहरी बात है। पूरा ये जो आज हम सस्टेनेबिलिटी, आज हम बायोडाइवर्सिटी, आज हम वाइल्ड लाइफ, हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। वो कह रहे थे कि इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर तो इंटरडिपेंडेंस वहीं से आती है कि हम
दूसरे के बिना नहीं जी सकते, बस इतनी सी बात है। और दूसरे के साथ हम बाखूबी जी सकते हैं। तो यही बात, बड़ी गहरी बात। लेकिन उस चीज़ को आयदाएँ हो गई, लोग नहीं, वो छोटे-छोटे वर्ड्स उठा लेते थे, जैसे संभोग है, ये है, वो है। वो जो मार्केट में चलती हैं चीज़ें, वो उछल जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोडेड हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनको सिंप्लीफाई करो, मुझे एवरीडे लाइफ में बताओ कि कैसे मैं उसको समझ पाऊँ, कैसे सिंप्लीफाई कर पाऊँ और कैसे अप्लाई कर पाऊँ। क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट्स बहुत लोडेड रहेंगे, जब तक इनमें इनका एक 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 तरीका, एक स्टाइल और एक कुछ इस दुनिया से परे करके समझाने का तरीका रहेगा, तब तक ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो मैं चाहती हूँ ये सब कोई एक्सेस कर पाएँ। अगर लेटिंग गो करना इतना क्रूशियल, इतना ज़रूरी है आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, एनवायरमेंटल ग्रोथ के लिए, तो फिर सबके पास इसकी एक्सेस होनी चाहिए ना। लेकिन है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको सिंप्लीफाई करो। तो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट से शुरू करें तो सबसे पहला, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब ये इतनी जगह पर है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा ऑफिस है जहाँ पर ये लगा नहीं होगा स्टिकर, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, हियर एंड नाउ, दिस मोमेंट इज प्रेशियस, इस तरह के। कोई ऐसे घर नहीं है जहाँ पे उन्होंने या तो अपने किसी स्क्रीन पे ना लगा रखा हो, किसी दीवार पे ना लगा रखा हो। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। टेल मी हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आई डोंट लिव इन द प्रेज़ेंट मोमेंट। यू डोंट? आई डोंट। दीज़ आर वेरी, ये क्लीशेज़ हैं। ये क्लीशेज़ हैं। लेट्स बी वेरी दिस थिंग, लिव इन द प्रेज़ेंट मोमेंट, हियर एंड नाउ। ठीक है कहने को, भई ये बड़ी प्रोफाउंड चीज़ें हैं। लेकिन आप हमारे को जिस तरह से परोसा जाता है हर जगह पे, वो थोड़ा मुझे नहीं जचता नहीं है। रीज़न उसका मैं बताऊँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं फिर वापस वर्क पे आता हूँ। आप कोई भी काम करते हैं, आप मस्ती में काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं रहेंगे। मन क्या है? माइंड क्या है? मन। मन जो है वो बंदर है, वो चंचल है। बंदर जो मन है वो बंदर की तरह फुदकता रहता है। वो या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, है ना? वो आपको प्रेज़ेंट में जो आप काम कर रहे हो, वो वो मन का स्वभाव है, वो मन की नेचर है। उसको उसको नेगेटिव तरीके से मत लो, वो उसका डीएनए है। मन है ही उस तरह का, है ना? तो उसको बड़े प्यार से लीजिए इस चीज़ को, वो भागेगा। वो फ्यूचर में भी भागेगा, वो पास्ट में भी भागेगा। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप काम कर रहे हैं ना अपना, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, वो फार्मिंग का काम कर रहे हैं, आप पान की दुकान चला रहे हैं, आप टपरी चला रहे हैं, आप प्रोफ़ेसर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई भी है। अगर आपको अपने काम में रस आ रहा है, मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूँ, आपका मन ना पास्ट में जाएगा, ना फ्यूचर में जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं, अरे नहीं, हम अपना काम एन्जॉय करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ना पीछे सोचता रहता हूँ। मैं वो मेरे साथ ना 4 साल पहले ये हुआ था। मैं ये सोचता हूँ कि 3 साल बाद मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा। मैंने कहा इस यही तो कह रहा हूँ बेटा, आप अभी अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगर आप आज अपना काम ठीक कर रहे हैं, उस महीने में काम ठीक कर रहे हैं, उस हफ्ते में काम ठीक कर रहे हैं, आपको मालूम है यू हैव गिवन द बेस्ट टू इट, आप कहोगे जो भी होगा फ्यूचर में बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा। आज ही तो अगला दिन डिसाइड करता है ना आपका। तो इस चीज़ पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है कि जो आप काम करते हैं उसको बहुत ऑनेस्टली, सिंसेरिटी, डिवोशन, कमिटमेंट, इंटेग्रिटी के साथ करें। ये चीज़ मैं बहुत, बहुत, बहुत लैकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, अब छोटा-सा इंसिडेंट है। मेरे पास बहुत सारे बीटेक के बच्चे आते हैं, ठीक है? अब किसी ने सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, बहुत बढ़िया, अव्वल नंबर से निकले हैं और बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वो कंप्यूटर साइंसेज़ में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, ठीक है? तो मैं उनको बोलता हूँ, "तो तुमने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चुनी थी?" "नहीं, नहीं, नहीं, मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को अच्छा लगता है।" मैं कहा, "4 साल तुमने, 5 साल तुमने वो किया जो तुम्हें अच्छा लगता है, नाउ अब फिर वही भीड़ कह रही है तुमको यहाँ पर मिलेगा 50,000 रुपीज़ का स्टार्टिंग,
वहाँ तुमको मिल रहा है लाख सवा लाख का, सो यू वांट टू गो देयर। अब सारी ज़िंदगी वो चीज़ करोगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं है। आप समझ गए? तो आपका मन तो पीछे भी जाएगा कि यार मैंने क्या किया? 4 साल मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग में मैंने टाइम वेस्ट किया। फिर आगे चल के अगर आईटी बबल बर्स्ट हो गया, फिर मैं क्या करूँगा? मैं तो आउट ऑफ लाइन हो गया सिविल इंजीनियरिंग से, अब तो मैं कंप्यूटर साइंसेज़ में आ गया। अरे! ये वाला सॉफ्टवेयर तो सिर्फ़ 6 महीने चलने वाला है, मैं तो ऑब्सोलीट हो जाऊँगा, मुझे और इसको वो करना पड़ेगा, मुझे और करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, है ना? तो आपकी जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, सबका एक काम निर्धारित है। ये जो वर्ण बने थे हमारे हिस्ट्री में, वो इसीलिए बने थे। आप उम उम उम, मतलब उसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, पर मैं ये कह रहा हूँ, अगर जैसे कोई फार्मर का बेटा है, वो बहुत नेचुरली उस चीज़ को करेगा। लेकिन अगर वो जाके कुछ और कर रहा है, लोग कहेंगे अरे! तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ ही ना हो। आप कह रहे हैं कि वो कंप्यूटर साइंसेज़ ना करे, वो आईटी में ना जाए, वो जाके बिज़नेस ना करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि नेचर ने आपका डीएनए एक तरीके से बनाया है, उस चीज़ को समझो। उसी चीज़ को अवेयरनेस बोलते हैं, उसी चीज़ को मेडिटेशन बोलते हैं, उसी चीज़ को हियर एंड नाउ बोलते हैं कि आपको अभी समझ आ रहा है कि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी नेचर में है। मुझे ये करने में लीस्ट स्ट्रेस होता है, मुझे ये करने में मज़ा आता है, मुझे ये करने में मेरे को स्वाद आता है, ये करने में मेरी मस्ती है, ये करने में मुझे स्ट्रेस नहीं होता। बस बात खत्म। आप अगर वो करोगे, आपका मन भागेगा ही नहीं 4 साल आगे, आपका मन भागेगा ही नहीं 4 साल पीछे। करके देख लो, कोई भी चीज़ करके दो। इसलिए कहते हैं ना हैप्पी गार्डनर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो गमले में लगे तो गमले में ही लगे हुए हैं। वो गुड़ाई कर रहे हैं, है ना? फिर उसको पानी देंगे, फिर वो फूल को एप्रिशिएट करेंगे, फिर उसकी वो फ़ोटो खींचेंगे, फिर वो करेंगे। वो ब दे दे इसी को तो बोलते हैं बीइंग इन द मोमेंट। लेकिन बीइंग इन द मोमेंट बिक रहा है मार्केट में। वी विल टीच यू हाउ टू बी इन द मोमेंट। आइए 3 दिन का वर्कशॉप कीजिए। 50,000 रुपीज़ में हम आपको सिखाएँगे कि बीइंग इन द मोमेंट क्या होता है। अरे! बीइंग इन द मोमेंट कुछ नहीं होता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर इन द मोमेंट। आप अच्छी बात कर रहे हैं, यू आर इन द मोमेंट। आप अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं, यू आर इन द मोमेंट। आप चाय की चुस्की एन्जॉय कर रहे हैं, टपरी पे बैठे हैं, यू आर इन द मोमेंट। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स टू बी इन द मोमेंट। जब आप जो कर रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, दैट इज़ टू बी इन द मोमेंट। हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की और कोर जो मुझे लग रहा है वो यही है कि आपको अपना जो काम है, जो आप करते हो वो बहुत कन्विक्शन के साथ करना है। दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द कोर मैसेजेस एंड अलॉन्ग विद बहुत सारी चीज़ें हमने बात की। एक बात जो हमने अब तक नहीं की है और जो पिछले एपिसोड से एब्सोल्यूटली वायरल हो गई थी, वो थी ट्रैवल के बारे में। कितने ही हज़ारों पेजेज़ ने वो ट्रैवल रील शेयर की, कितने ही हज़ारों यूट्यूब पे उसके शॉर्ट शेयर हुए, मिलियंस एंड बिलियंस में व्यूज़ हैं। वो सारे मिलियंस ऐड कर देंगे तो कई बिलियन व्यूज़ हैं उस ट्रैवल की कॉन्टेक्स्ट की। तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं क्योंकि आप इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हो और मुझे पता है हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आप अपनी बाइक से ट्रैवल करते हो जहाँ ट्रैवल करते हो। अपनी रॉयल एनफ़ील्ड आप लेके जाते हो, जहाँ आपको लेके जानी होती है वहाँ पे। तो थोड़ा-सा ट्रैवल के साथ में रोमांस अगर पैदा करना है तो कैसे करें? अम, पहले तो गूगल मैप्स का सहारा मत लीजिए पहले तो, है ना? मैं समझता हूँ कि जब गूगल मैप्स पे होता है तो सारा ध्यान आपका स्क्रीन पे होता है ना? आप रास्ता नहीं देखते। पूछते-पूछते जाइए, पूछते-पूछते जाइए। मैं अभी-अभी मैं पिछले 1 महीने के अंदर ही 6 डेज़ मैं हिमाचल में था अपनी डुग-डुग पे। डुग-डुग मेरे बुलेट का नाम है और मैं उत्तराखंड में था 5 दिन के लिए, ठीक है? और वो 6 दिन भी बारिश होती रही और ये 5 दिन भी बारिश होती रही। तो फ़ोन निकालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं तो वो सारा फ़ोन ही खराब हो जाता। और मैं फ़ोन निकालता ही नहीं ड्यूरिंग माय ट्रैवल पीरियड। सो आप जगह-जगह अच्छा जितनी बार आप रुक के पूछेंगे कि भाई साहब ज़रा रास्ता बता दीजिए, वो 2 सेंटेंस और बोलता है। आप यहाँ से मत जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। अब वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई हुई है, वहाँ पत्थर गिर रहे हैं, वहाँ कच्ची पहाड़ी है, अभी बारिश आने वाली है। बेटा आप वहाँ से मत जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। तो आप नए-नए रास्ते ढूँढते हैं। गूगल आंटी आपको ऐसे नहीं लेके जाती। गूगल आंटी टेक्स यू थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट, है ना? तो और सारा ध्यान तो आपका स्मार्टफ़ोन पे होता है।
तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी। भाई हमको डिलीवरी करने थोड़ा ना जा रहे हैं, हम कोई ज़ोमैटो स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ थोड़ी ना कि उसी के हिसाब से जाएँगे, वहीं की जाके घंटी बजानी है, वहीं पर वो डिलीवरी करनी है। ना, है ना? व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, बी अ ट्रैवलर, है ना? जब आप जाते हैं, मोटे-मोटे तौर पे देख लो कि हाँ, मैप ये है, यहाँ-यहाँ जाना है। बाकी उसमें अलग मज़ा है, उसमें अलग रोमांस है कि आप रुक-रुक के पूछते हुए जाओ रास्ता। सो ये पूछना जो है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और ऐसे-ऐसे गाँव, मैं तो प्लांटेशन की बात कर सकता हूँ। गया था मैं उस गाँव में पौधे लगाने, लगा के आ गया 4 और पंचायतों में। वो वाला गाँव तो मैं पहुँच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा, "अरे बेटा, वहाँ पर ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ पर के सरपंच से मिल लो। उसके पास गोचर ज़मीन है।" वो तो ढूँढ रहा था कोई कि जो उसके वहाँ पर पौधे लगा दे। उसको फ्रूट के पौधे चाहिए, फल वो चाहिए। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें बनती गई, श्रृंखला बनती गई, कहानी बनती गई। और कहानी में जो एक स्टोरी में ट्विस्ट्स आते हैं, वो तो तभी आते हैं जब आप अनचार्टेड उसके अंदर जाते हो। अगर हर चीज़ प्लान्ड है, वो भी बुक्ड, वो भी बुक्ड, वो भी बुक्ड, हाय राम! मतलब क्या मज़ा है उसका? सारी चीज़ तो बुकिंग पे आप जा रहे हो, नॉन बुकिंग पे भी तो जाओ, एक बार निकल जाओ, है ना? तो खैर, सोलो ट्रैवलिंग की जो बात है, आई थिंक सोलो ट्रैवलिंग आई फील इज़ व्हेन यू ट्रैवल विदाउट टेक्नोलॉजी। हाँ, मैं ठीक है, मैं अपनी मेमोरी के लिए कभी-कभी फ़ोन निकाल के बैकपैक में से मैं माइलस्टोन्स हैं या एक आध कोई ढाबे की फ़ोटोग्राफ जस्ट फॉर माय मेमोरी कि मैं वहाँ गया था। वो मेरा माइलस्टोन था, मैं वहाँ से उसी रास्ते से आया, मैं कहीं आते हुए मैं भूल ना जाऊँ। तो इट इज़ मोर लाइक अ लिटिल मेमोरी फॉर मी। मैं उस तरह से फ़ोटो खींचता हूँ। और या मेरे को बहुत सुंदर कोई बादल नज़र आ गया, बहुत सुंदर फूल नज़र आ गए, बहुत सुंदर मुझे पेड़ नज़र आ गए, तो मैं उस पे खींचता हूँ। आई डोंट वेस्ट माय टाइम डॉक्यूमेंटिंग द होल थिंग। सो दैट इज़ व्हाई आई एन्जॉय बोट। बहुत सारे बच्चे मुझे रास्ते पे मिलते हैं, बाइकर्स मिलते हैं, क्योंकि हम ऐसे-ऐसे रूट्स पे जाते हैं। बहुत सारे वहाँ पर लोग कैफ़ेज़ में बहुत मिलते हैं। और कभी-कभी होता है कुछ लोग पहचान लेते हैं हमको, तो कहते हैं, "अंकल, आप ऐसे कैसे? आप अकेले बिना रेनकोट के आप 6-6 दिन ऐसे भीगते हुए जा रहे हैं?" मैंने कहा, "बेटा, पहली बात तो बड़ी मुश्किल से बारिश आती है। साल में कुछ दिन बारिश आती है। अगर इस दिन भी भीगे ना, तो लानत है हमारे पे।" तो कहते, "अरे भीग जाएँगे।" मैं कहा, "क्यों? रोज़ सुबह नहाते नहीं हो? भीगते नहीं हो? वो क्या ड्राई वॉश होता है तुम्हारा? अगर तब नहा सकते हो, तो अभी नहाने में क्या है? और इसमें तो हवा भी लग रही है। नहीं, फिर ज़ुकाम हो जाती है।" मैंने कहा, "बेटा, फिर ये बारिश की प्रॉब्लम नहीं है, हवा की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम। इट इज़ अबाउट इम्यूनिटी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद वाटर। सिर्फ़ पानी आपके शरीर पे पड़ गया, आप बीमार पड़ गए? भैया, चेक करवाओ अपना। अपने पैरामीटर्स चेक करो, अपना थोड़ा-सा ठीक करो अपने आप, है ना?" सो ये है ट्रैवलिंग सी। आई थिंक इट्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ट्रैवलिंग इज़ समथिंग व्हिच throws you open to nature. It throws you open to the mountains. It throws you open to people. It throws you open to uh, m unexplained phenomena. हम और जैसे मैंने टीचर्स का बोला कि आई वाज़ वेरी लकी फॉर्च्यूनेट फॉर टीचर्स। और जो सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी मैं दूँगा, मेरी लाइफ की जितनी भी लर्निंग्स रही आफ्टर टीचर्स एंड पेरेंट्स, वो मैं एक ही शब्द को दूँगा, ट्रैवल। कि जितना मैंने ट्रैवल किया, उसी से मैं आज जो भी बोल भी पा रहा हूँ आपसे, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि पीपल बाबा ने ट्रैवल किया है। कौन से ऐसे 3 सबसे बड़े लाइफ लेसन्स हैं जो आपने ट्रैवलिंग से सीखे हैं? एयर, वाटर, सॉइल, कल्चर, फूड, कुज़ीन, क्लोथिंग, लैंग्वेज हर 100 किलोमीटर पे बदल जाता है। हर 100 किलोमीटर पे बदलता है। ये सबसे बड़ी टीचिंग है। तो आप ये जो सोच के बैठते हो कि मैं सही हूँ, मेरा कल्चर, मेरी रिलिजन, मेरा धर्म, मेरी पॉलिटिक्स, मेरी ये चीज़ें, अरे जनाब, बाहर तो निकलो, 100 किलोमीटर पे बदल जाओगे। 100 किलोमीटर पे कुछ भी नहीं है। जो यहाँ का एल्गोरिदम है वो वहाँ नहीं चलता। जो यहाँ का सॉफ्टवेयर है वो वहाँ नहीं चलता। रंग, रूप, चेहरे सब बदल जाता है। हर 100 किलोमीटर पे बदलता है। आप पहाड़ों में चले जाओ, आप यहाँ से निकले गढ़वाल, गढ़वाल से आप कुमाऊँ जाओ, पूरी दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। आप नॉर्थ हिमाचल चले जाइए, साउथ हिमाचल चले, ओए दुनिया बदल जाती है। आप जम्मू एंटर करते हैं, आप
लेफ्ट साइड घूमते हैं, रजौरी, नारदौ, ये नगरोटा वगैरह, वो दुनिया अलग है। आपने उस साइड आपने पहलगाम और श्रीनगर की साइड पे घूम गए, अरे वो तो दुनिया ही अलग है, वो तो दुनिया ही अलग है। कश्मीर वैली में घुस गए तो दुनिया अलग है। ऊपर निकल आए, आप कारगिल की तरफ निकल गए, लेह की तरफ गए, वो तो दुनिया ही अलग है। तो आप किसकी बात कर रहे हो? ये जो डाइवर्सिटी है आपको समझ आती है, एंड यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑफ लैंग्वेज, ऑफ कल्चर, ऑफ कुजीन, ऑफ बिलीफ सिस्टम्स, ऑफ रिचुअल्स। साउथ में चले जाइए, मंदिर में किस तरह से पूजा होती है, वो उस तरह से चमोली में नहीं होगी। उत्तराखंड में, जोशीमठ में, कुमाऊं में जिस तरह से पूजा होती है, वो गढ़वाल में नहीं होती। कहीं देवियों का, कहीं रानी माता का बड़ा वो है, तो कहीं भोले बाबा का है। अरे! इतनी गज़ब की डाइवर्सिटी है। और आप यूरोप चले जाओ, आप फ्रांस से निकले बस से तो आप बेल्जियम जाएँ तो वो फ्लेवर अलग है। वहाँ से निकले जर्मनी तो वहाँ के वेदर सिस्टम अलग है। वहाँ माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। आप वहाँ से नीदरलैंड से, वो समुद्र के नीचे उसका लेवल है। आप क्या गज़ब की दुनिया परमात्मा ने बनाई है। हर 100 एक अलग डिश, जैसे होता है ना कि एक पहले स्टार्टर्स होते हैं, फिर वो मेन कोर्स आता है, वो आता है। आपको समझ नहीं आता क्या खाओ, क्या ना खाओ। तो मैंने तो पिछले 40 साल से यही सीखा है, क्या क्या गज़ब की दुनिया है, क्या गज़ब की दुनिया। हर 100 किलोमीटर पे बदलती है। हम यहाँ से लखनऊ जाते हैं, यहाँ से देहरादून जाते हैं, यहाँ से जयपुर जाते, यहाँ से मैं पूना भी जाता हूँ, हैदराबाद भी जाता हूँ। बाइक पे आप जाओ, यहाँ से आप निकले, आप राजस्थान गए, जयपुर का अलग कल्चर है, उदयपुर बिल्कुल ही बदल। अब वहाँ से आपने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, सूरत अहमदाबाद अलग हो जाता है, नवसारी अलग हो जाता है, चिखली अलग हो जाता है। चिखली से आपने लेफ्ट मारा, डांग के जंगल आपने देखे। वहाँ से गए तो आप ऊपर सापुतारा रेंजेस पे चले गए, वहाँ की लेमन ग्रास की चाय पी। जो आपको सूरत में, नवसारी में अदरक वाली चाय मिलती है, और जो लेमन ग्रास की चाय आपको सापुतारा पे मिलती है, वो बिल्कुल ही अलग है। 150 किलोमीटर का है, पूरी दुनिया बदल जाती है, चाय बदल जाती है, फ्लेवर बदल। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सो आप ट्रैवल से जो लेते हो, यू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ये परमात्मा की इतनी प्यारी क्रिएशन है, इतनी प्यारी क्रिएशन है। और हम एक ऑफिस में बैठ के सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। हम एक शहर में बैठ के सारी ज़िंदगी निकाल देते, एक गांव में बैठ के हम अपने, ये मेरी ज़मीन, मेरे एकड़, मेरी फेंसिंग, ये मेरा खेत, ये मेरी चीज़, ये मेरा वो। अरे भाई, परमात्मा ने इतना सुंदर प्लेनेट बनाया। उन्होंने हज़ारों 400 करोड़ साल, उन्होंने अपनी बायो इंजीनियरिंग, अपनी क्रिएटिविटी, उन्होंने बेचारों ने कितनी मेहनत करी परमात्मा ने उस चीज़ को बनाने के लिए। और 10,000 साल पहले हमको सिविलाइज्ड फॉर्म में हमको भेजा कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। हैं? मैं तुझे डेज़र्ट भी दे रहा हूँ, मैं तुझे अंटार्कटिका भी दे रहा हूँ, मैं तुझे स्नो भी दे रहा हूँ, मैं तुझे आइस भी दे रहा हूँ, मैं तुझे समुद्र भी दे रहा हूँ, मैं तुझे पहाड़ भी दे रहा हूँ, हिमालय भी दे रहा हूँ, मैं तुझे ग्रीन स्पेसेस भी दे रहा हूँ। तू अपना आराम से 70 साल, 80 साल जी कर आ जा वहाँ पे। और हमने क्या किया? हम कुछ और ही कर रहे हैं। अब उस चीज़ पे मैं बोलना नहीं चाहता। तो कमिंग बैक टू ट्रैवल, आई थिंक यू रिस्पेक्ट लाइफ। और आपको परमात्मा समझ आता है, आपको खुदा समझ आता है, खुदा की खुदाई समझ आती है, आपको परमात्मा की वो रवानगी, उनकी रूहानी वो जो हम बातें करते हैं, वो किताबों में नहीं है। आप निकलो तो सही। और एक और बात बता दूँ, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे नानक हों, कबीर हों, चाहे कोई भी हो, आप कोई भी ले लो, प्रभुदेवा हों, अपने चिन्मया स्वामी हों, कोई भी, आप देख लो, साउथ के ले लो, चाइना के ले लो, जितने भी ट्रैवलर्स हुए हैं, मार्को पोलो ले लो, कोई भी, कन्फ्यूशियस ले लीजिए, सब ट्रैवलर्स रहे, जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं, सब सब ट्रैवलर्स ट्रैवलर्स, रहे हैं। सब ट्रैवलर्स रहे। सो ये भी मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ, स्टार्ट ट्रैवलिंग। लोग कहते हैं हाउ कैन वी बी स्पिरिचुअल, मैं कहता छोड़, बाइक उठा, निकल जा, है ना? और कभी-कभी हर चीज़ को प्लान्ड वे से मत करो। अभी रात को कभी-कभी नींद नहीं हो जाता है, नींद नहीं आती, 1 डेढ़ बजे उठे जी, चाय-वाय पी, मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, जस्ट टू फील बेटर, चाबी उठाई, बाइक पे बैठे, एक छोटे बैकपैक में लगाया, रस्सी से बाँधा और निकल गए। और ये भी नहीं पता होता दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके जा कहाँ रहे हैं। आप अभी भी ऐसा करते हो? अभी भी ऐसा कर रहे हैं, अगर हीलिंग करनी है। अभी मैं थोड़ा कम करता हूँ ऑनेस्टली, पिछले 6 साल से मैं कम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरी जब मुझे लगता है कि मेरा वो स्टेज आ रही है कि अब मैं बहुत जड़ हो रहा हूँ एक जगह पे,
तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जस्ट पिक अप माई कीज, डुग डुग को कहता हूँ चल बेटा निकलो, उसके टैंक में थोड़ा पेट्रोल डालते हैं और दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। फिर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं ये मालूम है कि वही वाली बात है, जेहि विधि राखे राम, मतलब नेचर इज टेकिंग यू, वहाँ पर आपकी विल पावर नहीं चाहिए। फिर मैं कहता हूँ आपको ये भी पता होनी चाहिए आपकी विल पावर कहाँ काम करेगी और आपको विल पावर को अपने बस्ते में कहाँ रखना है। मैं आपसे जो अगली बात करना चाहती हूँ दैट इज़ अबाउट विल पावर। लोग कहते हैं कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, या उनका विल पावर इतना स्ट्रांग है इसलिए उन्होंने ये पढ़ाई कर ली, या फिर ये एडिक्शन छोड़ दी, या ये क्रिएट कर लिया, या मेरा तो विल पावर वीक है तो मैं नहीं उठ सकती सुबह जल्दी। तो विल पावर ऐसा साउंड करता है जैसे कोई एक मैजिकल सुपर पावर है जो किसी व्यक्ति के पास है और किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि विल पावर एक ऐसी ऐसी पावर है जिसका एक्सेस सभी को है। शायद हमको उसका रास्ता नहीं पता, उसका एक्सेस रोड नहीं पता, लेकिन सभी को है। तो आई वांट यू टू गिव द एक्सेस रोड टू विल पावर। हाउ डू आई एक्सेस द विल पावर? देखिए अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा ना विल है ना पावर है, क्योंकि पावर के पीछे तो कभी गए नहीं, और विल जो है वो तो जी ही विधि राखे राम, है ना? तो वो उसी की विल चलती है, तो अपनी तो कोई विल है नहीं। हाँ, ये है, मैं फिर वही बात कहता हूँ, मेरा काम, मेरा स्वभाव, मेरी मस्ती, मेरी जो जो चीज़ में मेरे को अच्छा लगे मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रकृति बीच में कहती है, या जो शेयर्ड विल है, जो सुपर विल है, जो एक कॉस्मिक विल है, अगर वो कहती है कि नहीं बेटा ये नहीं होना है, तुम, आई डोंट स्ट्रगल। लेकिन कैसे बिल्ड करें विल पावर? जो बिल्डिंग ऑफ विल पावर है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ विल पावर में आती है ना? जैसे आपने सही कहा कि एक विल पावर इज सो अवेलेबल टू एवरीथिंग। वही बात है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, अगर आप उससे कन्विंस्ड हैं, तो आप क्यों भटकेंगे? आप भटकोगे ही नहीं। आप कहोगे हाँ उसने कहा कि अरे ये ठीक नहीं है, ओके, मैं इसको और सुधारने की कोशिश करता हूँ, और आप आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? आप उसको चेंज नहीं करेंगे। आप आप बैक ट्रैक नहीं करेंगे, आप स्टेप बैक नहीं करेंगे उस चीज़ से। इसी को तो विल पावर कहते हैं। विल पावर क्या है? विल पावर यही है ना कि आपने मुझे कुछ कहा। आपने कहा कि पिपलो बाबा आज से आप पेड़ लगाने बंद कर दो, इससे तो कुछ होना नहीं है, एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं क्लाइमेट चेंज ये है, वो है, ये तो पेड़ों से अब कुछ होने नहीं वाला। तो मेरी में विल पावर किस चीज़ से आएगी? वो मेरी कन्विक्शन से आएगी। मेरे उससे आएगी कि नहीं, मैंने जो काम किया है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैंने इतनी नेस्टिंग वैल्यू की, मैंने हैबिटेट्स बनाए इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स, बीज़, बटरफ्लाइज़ के लिए। कोई बात नहीं, क्लाइमेट चेंज हो ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो भई मरते दम तक यही करेंगे। इसी को तो विल पावर बोलते हैं। विल पावर, एज़ यू राइटली सेड, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहली बार किसी ने मुझसे ये पूछा है कि विल पावर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक विल पावर कम्स फ्रॉम द सिंपल फैक्ट, और एक चीज़ ना, मोमेंटम गिव्स यू एनर्जी। अगर आप एक चीज़ को बार-बार करते हैं, एक चीज़ को लगातार करते हैं, एक चीज़ को कंटिन्यूअसली करते हैं, उसकी एक अपनी ऊर्जा होती है, एक अलग पावर आती है उसमें से। वो मोमेंटम आता है। जैसे गाड़ी एक स्पीड पे चल रही है, उसको आप ब्रेक लगाएँगे, तो वो थोड़ी दूर जाके रुकती है। तो वही वाली है, विल पावर वही चीज़ है ना? और जहाँ तक विल की बात है, हर चीज़ में ना अपनी विल नहीं चलानी चाहिए, बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। मैं भी कभी-कभी हो जाता है मेरे साथ भी, अरे ऐसे क्यों नहीं, ये ऐसे। फिर मैं अपने आप को रोकता हूँ, नो, नो परिवर्तन, नो, नो पीपल बाबा, ये गलत कर रहे हो, कर ये, फिर देन दिस वे मेडिटेशन कम्स इन माइंड। यू जस्ट ड्रिंक अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, एक चाय पीते हो, बैठते हो 5 मिनट, अपने आप को चेक करते हो। चेक करने को, चेक करना, ना, गलत, 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 गलत। जस्ट बिकॉज़ उसने कह दिया तो मैं चेंज हो जाऊँगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, लेकिन मैं उसको भी वो नहीं करूँगा। मैं उसको भी हाँ, जो आपने कहा वो भी ठीक है। सर आपने जो कहा वो भी ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स के साथ बहुत होता है ये, है ना? वो कहते हैं नहीं ऐसे होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। आपकी भी बात ठीक मेरे को, लेकिन अपनी विल पावर सुप्रीम है। हमने करना वही है, ढीठ की तरह हमने करना वही है जो हमने सोचा हुआ है ना? लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इसने हमारी बात मान ली। तो विल पावर, इसको, इट्स अ वेरी
इसके साथ भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए आपको, है ना? विल पावर का बल्कि इसके ऊपर तो किताब लिखी जा सकती है, विल पावर जो शब्द है, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, कि आप बिना लोगों को परेशान किए हुए आप अपनी राह पे चलते जा रहे हैं, आप अपना काम कर गुजरते हो और मजे में आप काम कर देते हो, उसी को विल पावर कहते हैं। आपने किसी को बुरा भी नहीं वो किया, है ना? हाँ, जहाँ पर आपको फर्म होना है, वहाँ फर्म भी होइए, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ, है ना? बी कर्टियस, अब्यूज़िव मत होइए, बी फर्म, बट एट द सेम टाइम बी वेरी हम्बल, बी ह्यूमिलिटी जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ विल पावर। आप चुप होते हैं, कभी-कभी हमें बैक स्टेप लेना पड़ता है, कभी हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं 1 आध महीने के लिए, फिर हम अपने काम पे लग जाते हैं। ये दिस इज़ विल पावर। सो एक तरीके की स्ट्रैटेजी है ये, ज़िंदगी की स्ट्रैटेजी है, ये जीवन की स्ट्रैटेजी है। विल पावर इज़ अ ब्यूटीफुल वे टू लिव एंड इट शुड बी समथिंग वेरी पर्सनल। इट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये विल पावर कोई मार्केट प्लेस की जगह नहीं है। उसको आप चौराहे पे खड़े होकर देखो मेरी विल पावर, मेरी देखो मैंने विल पावर, मेरी ये थी तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो विल पावर नहीं होती। विल पावर ये होती है कि आप लोगों को पता भी नहीं चलने देते हो, फिर भी आप अपना काम कर जाते हो। उसको कहते हैं विल पावर। आपके जवाब से जो मुझे एक्शनेबल मिल रहा है कि मैं कैसे अपनी विल पावर को समझ सकती हूँ और एनहांस कर सकती हूँ। एक तो जो आपने बात कही कि जो काम कर रहे हो उसकी पूरी कन्विक्शन से करो, और कंसिस्टेंसी जो आपने बोला कि एक जो मोमेंटम का, एक जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, जो एक काम को बार-बार करने से बिल्ड होती है, वो ऑटोमैटिकली विल पावर को आपके सस्टेन कर देती है। तो मुझे मुझे जो आपके जवाब में सुनाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है आदतें, हैबिट्स, कंसिस्टेंसी, बिकॉज़ आई वांट टू गिव इट टू माय व्यूअर्स, उनके लिए पूरा डिस्टिल करना चाह रही हूँ मैं कि कैसे विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी। हमेशा याद रखिए, समुद्र में भी लो टाइड, हाई टाइड आता है ना? लो टाइड तो एक समुद्र जैसी चीज़ में भी आती है। अब आप हमेशा कहो वो हाई टाइड पे ही रहे, हमेशा आप कहो कि जो सर्फ है, जो उसकी वेव्स है, इतनी वो रहें। आप अपना काम करते रहो और कंसिस्टेंसी से करते रहो। तो जब आप वो एक लंबे टाइम तक कर ले तो फिर वो विल पावर की तरह डिफाइन होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने जो किया वो वही किया कि जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, जिसमें आप रमे हुए हो, आप अपनी धुन में हो और आप रोज़ उसी धुन में चल रहे हो। हाँ, आपकी धुन ही आपकी विल पावर है। आपकी मस्ती ही आपकी विल पावर है। आपकी कन्विक्शन ही आपकी विल पावर है। विल पावर कोई कुछ और चीज़ नहीं। नहीं, ये मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है। एक वक्त था मैं ना अपनी फिटनेस से बहुत स्ट्रगल कर रही थी, अपने वज़न से बहुत स्ट्रगल कर रही थी, एंड मुझे लगता था मेरे अंदर विल पावर नहीं है, मैं इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाती, मैं इस टाइम पे नहीं उठ पाती, मैं इस तरह से खाना नहीं खा पाती। जो भी मेरे थॉट्स थे वो इस तरीके के थे, और फिर जब उन थॉट्स के साथ मैंने शुरू किया, तो शुरू करते हुए मेरा प्रैक्टिस इतनी लोडेड थी एक आउटकम के को लेकर कि मुझे हर वक्त लगता था ये खा रही हूँ तो इसका ये रिजल्ट होएगा, वो खा रही हूँ तो इसका ये रिजल्ट होगा, मैं ऐसे ना खाऊं वैसे ना खाऊं। तो कहीं न कहीं मैं अपनी मस्ती भूल गई थी। मैं इतना ज़्यादा आउटकम सेंट्रिक हो गई थी कि मैं जो कर भी रही थी, मैं उसका मज़ा लेना भूल गई थी। कर रही थी, आउटकम कभी आया, कभी नहीं भी आया। लेकिन वो मेरा अब बदल गया है। तो अब जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो मस्ती के लिए होती है। फिर चाहे शरीर में 2-3 इंच बढ़ गए हैं, 5-7-10 किलो बढ़ गए हैं, कम हो गए, वो चलता रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसका ध्यान ना दें, बिल्कुल अपना ध्यान दें, लेकिन उसकी उसकी मस्ती फ़ील करना। अगर आप एक जैसा हमने लास्ट पॉडकास्ट पे कहा था, जिस पे कई लोगों ने बड़ा जिनको परेशानी भी हुई, आपने कहा अगर 2 समोसे खाकर तुम्हें डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है तो कर लो। उसका कॉन्टेक्स्ट एक बहुत अलग था, लेकिन लोगों ने कहा कि अरे ये तो आप अनहेल्दी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। इट्स नॉट दैट। ये बात एक बहुत सटल है, बहुत डीप लेवल पे है। उसको डीप लेवल पे आप समझेंगे तो आप उसके साथ वितर्क में नहीं आएँगे। बिल्कुल। है ना? वो ये महीने बात 2 है। महीने में अगर आपने कोई गोलगप्पे की प्लेट खा ली, महीने 2 महीने में अगर एक समोसा खा लिया, तो कौन-सा पाप कर दिया भाई? कोई बात नहीं, उस समय आपको अच्छा लगा, आपने कर दिया, आपके दोस्त आपके साथ थे, आपने कुछ कर लिया तो मतलब कोई बात अगर आप नहीं। हाँ, अवेयरनेस ले आएँगे तो आप रोज़ खुद से ही गुलाब जामुन नहीं खाएँगे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। महीने में हुँ, अगर आप 2 बार भी खा रहे हो और हर बार आप यही सोच रहे हो कि अरे इसमें इतनी कैलोरीज़ है, अरे इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो फिर उसका हुँ, उसका तो कोई हुँ, पॉइंट ही नहीं है। आप हुँ, इतना कॉर्टिसोल जनरेट कर रहे हो, स्ट्रेस हार्मोन जनरेट हुँ। कर रहे हो, जितना बिल्कुल, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। डोपामाइन नहीं जनरेट हो रहा है बिल्कुल, उसको बिल्कुल। छोड़ने से, See, again and अगर again we are साइंटिफिकली coming to बोले the तो। same thing, awareness, हाँ, awareness, अवेयरनेस पे काम है ना? करेंगे तो हुँ, ऑटोमैटिकली वो चीज़ आप रोज़ हाँ। नहीं करोगे जो आपके लिए। अच्छा, आपका जो कैलोरी का प्रेशर है, आपकी फ़िटनेस का प्रेशर कौन लेकर आता है? वो भी तो भीड़ लेकर आ रही है, वो भी तो भीड़ लेकर आ रही है। ऐसा नहीं है, मैं भी अपना थोड़ा बहुत फ़िटनेस पे थोड़ा बहुत मैं अपना ख़्याल रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं
जो मैंने अपने जीवन में पिछले इतने सालों से काम किया है, मैं वो मरते दम तक काम कर सकूँ, है ना? ये ना हो कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ और लोग मेरी सेवा करने के मतलब वो वाली लाइफ़ नहीं चाहिए। अगर जाना है तो चलते-चलते जाना है। अगर जाना है तो काम करते हुए जाना है। अगर जाना है तो इसी तरह से खुशनुमा माहौल में बैठे-बैठे फिर निकल लेना है ना? तो आई थिंक अगर आपका फ़िटनेस की जो अवेयरनेस है, वो ये होनी चाहिए कि मेरे लिए अच्छा है। इसलिए नहीं कि मुझे भीड़ को दिखाना है, इसलिए नहीं है कि मेरी फ़ोटोग्राफ अच्छी आनी चाहिए, इसलिए नहीं है कि आई वांट टू फील गुड। पीपल पावर क्या होता है, कभी-कभी हम शुरू करते हैं क्योंकि हमें उसमें मज़ा आता है। जैसे मैंने योग शुरू किया, मैंने शुरू इसलिए किया कि मुझे उसमें मज़ा आने लगा। लेकिन कब वो, क्योंकि आप भीड़ की आवाज़ इतनी सुनते हो, कब वो ऐसा बन गया कि नहीं, मेरे को तो 3 मिनट हेड स्टैंड में होल्ड करना ही है, मेरा हैंड स्टैंड तो होना ही चाहिए, मेरी टाँग सर के पीछे से आनी ही चाहिए। कब वो उसमें बदल गया मुझे पता नहीं चला। और आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो भीड़ से डिफ़ाइन हो रहा है। बहुत टाइम के बाद जब मैंने उस चीज़ को समझा, मैंने कहा अरे यार! मैं कर रही हूँ, मैं कर भी रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? हुँ। अब आपने ये जो बात कही है ना, मैं इस पे एक छोटी-सी टिप्पणी करना चाहूँगा। परमात्मा ने आपको उल्टा खड़े होने के लिए नहीं बनाया। यू आर नॉट डिज़ाइन्ड फॉर दैट, है ना? जब आप गुफ़ा में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो अपना फल-फ्रूट आहार खाते थे, नदियों में नहाते थे, अपना घूमते-फिरते थे, हंटर-गैदरर्स थे, जो भी थे। उस वक़्त योग था? नहीं था। दे वर वेरी हेल्दी। उस वक़्त कोई डायबिटीज़ थी? नहीं थी। उस वक़्त कोई वो था? नहीं था। सो योग भी योगासनास जो है ना, जैसे अष्टांग योग है या जो भी है, तो वो इसलिए किए गए क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आ रही थी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, 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 अब आपको ऐसे, ऐसे, ऐसे करना है, आपको पवन मुक्तासन करना है, आपको सर्वांग करना है, आपको ये करना है, उससे आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपका जो भी है बॉडी ठीक रहे। लेकिन हमेशा याद रखो, नेचर डिड नॉट डिज़ाइन अस फॉर दैट। ये बहुत ज़रूरी है चीज़। ये कभी-कभी हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर कभी कहीं डिस्कशन होती है, तो लोग कहते हैं ऐसे होना चाहिए, पायलट्स करना है, ये करना है, जिम जाना है, आजकल पावर योगा का ज़माना है। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, हेल्थ हो, फिटनेस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर चीज़ में आई गो बैक टू नेचर। क्या परमात्मा चाह रहा था? जैसे एक छोटी-सी बात है, जैसे लोग कहते हैं इंडोर प्लांट्स, क्या परमात्मा ने इंडोर प्लांट्स बनाए? नहीं। वो तो हम ही उठा-उठा के पौधों को अपने घर में, अपने ऑफ़िस में बिठा के रख लिया और उसको बोला देखो जी हमारा इंडोर प्लांट है। परमात्मा ने तो कोई इंडोर प्लांट नहीं बनाया, उन्होंने तो सब कुछ आउटडोर बनाया। आप उसकी बात करते हैं, पेट्स की बात कर लीजिए। वुल्फ के एंसेस्टर्स हैं, चाहे डॉगीज़ हैं, चाहे कुछ हैं। हमारे पास भी है, मेरे पास भी फील्ड में 100 प्लस डॉग्स हैं। लेकिन आई फ़ील कि नहीं, वो वाइल्ड में रहने चाहिए, वो खुले में रहने चाहिए। दे शुड बी टोटली इन फ्रीडम। कॉलर क्यों कॉलर डालो उसको, क्यों करो? दे आर माय पेट्स, दे आर माय फ्रेंड्स। उनको अच्छा खाना खिलाएँगे, उनको अपना खुश रखेंगे, जहाँ वैक्सीनेशन देनी है वहाँ देंगे। लेकिन मैं उनको अपने बेड में, अपने सोफ़े पे अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि परमात्मा ने उनको मुझे गोद में बिठाने के लिए नहीं बनाया उनको। उनकी एक फ्रीडम है, उनको बाहर रहना है, उनको उस जंगल में रहना है, उसको प्रकृति में रहना है, सड़कों पे रहना है, जहाँ पर भी रहना है। सो ये बहुत गहरी बातें हैं। अब इस चीज़ पे भी देखना आ जाएगा कि आपने पेट्स के बारे में ऐसे कैसे कह दिया। बट इट्स ओके, इट्स ओके। आई लव दीज़ डिस्कशंस, है ना? मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, बार-बार, बार-बार, यू वांट टू चेक योरसेल्फ। हमेशा याद रखो, आज से 5000 साल पहले हम क्या थे? आज से 10,000 साल पहले हम क्या थे? कोई भी चीज़ हो लाइफ़ में, चाहे वो मैरिज हो, परमात्मा ने बनाई, कोई बात नहीं, इंसानों ने बनाई है ना? तो उसके दायरे में रहिए फिर आप। तो चाहे वो कोई भी हो, वाइल्ड लाइफ हो, कुछ हो, गार्डनिंग हो, प्लांटेशन हो, फार्मिंग हो, एग्रीकल्चर हो, मैं हर चीज़ में यही कहता हूँ, जस्ट लुक बैक। इफ़ इसीलिए हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सोशियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस चीज़ का ज्ञान, इस चीज़ की थोड़ी-सी समझ कि होमो सेपियंस कैसे इवॉल्व हुए हैं, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। अगर आप होमो सेपियंस की एवोल्यूशन को नहीं समझते हैं, आप आज के टाइम में भी आप कुछ भी नहीं समझते, आप कुछ भी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है कि उस वक़्त
नेचर कैसे ऑपरेट करता था। और अगर उसके अनुकूल मॉडर्न लाइफ में रहते हुए, इस शहर में रहते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिना कपड़े के घूमने शुरू कर दो, क्योंकि पहले हम नहीं घूमते थे, नहीं, ये भी अडेप्ट करना है, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड जो एल्गोरिदम चलनी चाहिए, जो इंटेलिजेंस चलनी चाहिए, वो नेचर की चलनी चाहिए। पीपल बाबा, अब हम इस कॉन्वर्जेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है। इस बार मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है? एक ट्रू हैप्पी लाइफ क्रिएट करने का टेम्पलेट आप मुझे देके जाओ। अपने स्वभाव अनुसार काम कीजिए। आप अपने स्वभाव को समझिए, आप अपने आप को समझिए। भीड़ को डिसाइड मत करने दीजिए कि आप क्या करेंगे ज़िंदगी में, आप क्या खाएँगे, आप क्या पिएँगे, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसे करें। ठीक है? मैं बार-बार यही बात बोलता हूँ, अपने स्वभाव अनुसार जिए, आप कभी भी मार नहीं खा सकते। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। एंड एट द सेम टाइम बी स्ट्रीट स्मार्ट, बी भीड़ स्मार्ट। भीड़ स्मार्ट मतलब भीड़ को थोड़ा-सा ऐसे भी रखिए, भीड़ को कभी-कभी आने भी दीजिए, भीड़ को कभी-कभी ऐसे भी रखिए, कभी भीड़ को आने भी दीजिए। ठीक है? भीड़ से पंगा मत लीजिए। भीड़ को समझिए, भीड़ की डायनामिक समझिए, भीड़ की साइकोलॉजी समझिए। बस यही चीज़ एक समझने की है। अगर हम दुनियादारी को कहते हैं ना, महात्मा लोग क्या कहते हैं? दुनियादारी है, मोह-माया है। समझो इस चीज़ को, कुछ नहीं है, भीड़ है। आप देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, वो भीड़ है ना? तो उस भीड़ को समझ तो भीड़ को समझाना नहीं है, समझना है। प्लेज़ेंटली, हाँ, प्लेज़ेंटली समझो उसको। उसमें उसमें भी कोई वॉरियर होने की ज़रूरत नहीं है, अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स श्योर पोएट्री, इट्स श्योर इसको बड़ा प्लेज़ेंटली आप कर सकते हैं। और अगर आप प्लेज़ेंटली रहेंगे, तो आप बहुत अच्छा टैकल कर पाएँगे उस भीड़ को। अगर आप अग्रेसिव हो जाएँगे, गुस्से में होंगे, वो भीड़ और ज़्यादा, फिर तो भीड़ आपको दूसरे तरीके से रिमोट कंट्रोल में रखेगी आप, है ना? सो इट हैज़ टू बी डन वेरी प्लेज़ेंटली विथ फुल अवेयरनेस। और यहाँ पर योग, स्पिरिचुअलिटी, आपके पेरेंट्स, आपका इकोसिस्टम सब काम आता है। सो भीड़ को समझना है, उसको समझाने की लड़ाई में नहीं पड़ना है। अच्छा, आपने कहा अपने स्वभाव के अनुसार काम कीजिए। तो कैसे पता चलेगा मेरा क्या स्वभाव है? किसी भी काम में अगर आप घड़ी नहीं देखते, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, जब हम प्लांटेशन करते हैं, जब हम कोई भी सॉइल के साथ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या मैं अपने दोस्तों के साथ भी होता हूँ। आज क्योंकि पॉडकास्ट में मैंने घड़ी पहनी हुई है, मैं घड़ी की तरफ देखता ही नहीं, है ना? अगर आप घड़ी देख-देख के काम करेंगे, कैलेंडर देख-देख के आप काम करेंगे, हर चीज़ का नाप-तोल करके काम करेंगे, मज़ा नहीं आता। आप वो स्वाद नहीं ले पाएँगे, है ना? सो बिना कैलकुलेशंस के कभी कुछ करके देखिए। अ, सो ये जो स्वभाव वाली चीज़ है, वो वही है कि अगर आपको लोड नहीं लगता, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। वो आप स्वभाव अनुसार काम करें। इट इज़ सिंपल। एक इंसान है, उसके डीएनए में है, उसका स्वभाव है लिखना। लेकिन वो ये कहे कि अरे मैं 20 मिनट से लिख रहा हूँ, अब मेरे को सूक्ष्म व्यायाम करने पड़ेंगे, मेरे को तो मेरी रिस्ट वो हो रही है। इसका मतलब भैया तुम, ना, समथिंग इज़ रॉन्ग। इसका मतलब वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है लिखना। सिर्फ़ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना? अगर आपको वॉकिंग का शौक है, अगर आप अभी निकले नहीं हैं, 100 कदम चले नहीं हैं, फिर आप कहते हो ओह! पसीना आ गया, ह्यूमिडिटी है, ये है, वो है, चलो वापस चलो जो है। इसका मतलब वॉकिंग आपका स्वभाव नहीं है ना? स्वभाव मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो रहा हो, आप वो करके ही हटोगे। इसका मतलब वो आपका स्वभाव है ना? वो कंडीशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। वो कंडीशन पे इट विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। इट्स एन इंटरनल थिंग। इट्स अ वेरी इंटरनल थिंग एंड आप बहुत स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल करोगे। आप बहुत ये नहीं है कि आप सैक्रिफाइस कर लोगे अपने आप को। आप इट्स अ वेरी सटल थिंग, इट्स अ वेरी सटल थिंग। सो आप बहुत इंटेलिजेंटली मूव करोगे, क्योंकि आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपकी जो ऑनेस्टी है, वो आपको इंटेलिजेंस देती है। वो आपको इंटेलिजेंस देती है। हाउ टू मूव अहेड, हाउ टू मूव अहेड, वे टू, कहाँ झुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे करना है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को हमेशा बोलता हूँ
लर्न व्हेन टू एग्जिट। इट्स वेरी इजी, है ना। आप ग्रैंड एंट्री मारते हो, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने ये किया, वो किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो व्हेन टू टेक अ बैक सीट, यू शुड नो व्हेन टू टेक एन एग्जिट। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में एग्रेशन काम नहीं करता, है ना। प्रकृति एग्रेसिव लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। जितने भी मास्टर्स हुए हैं वो एग्रेशन के कारण नहीं हुए। सिकंदर हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए, बादशाह हुए, लेकिन आज हम उनको किस चीज़ के लिए याद करते हैं? सिर्फ इसलिए याद करते हैं उनके पास इतनी फौज थी, उनके पास इतने किंगडम्स थे। उसके आगे तो हम कुछ भी याद नहीं करते उन, है ना। लेकिन हम मास्टर्स को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि दे वर नॉन एग्रेसिव, दे वर नॉन एग्रेसिव। उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार काम किया, एंड दे वर ऑल ट्रैवलर्स। नेवर नेवर एवर फॉरगेट दैट, दे वर ऑल ट्रैवलर्स। स्वभाव मतलब अपने विदिन के साथ अलाइन हो जाना जो आप कर पा रहे हैं। आई होप ये मैसेज यहाँ पे जो भी देख रहे हैं वो लेके जाएं, चाहे वो अभी फिगर आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, या मिड लाइफ क्राइसिस से बैटल कर रहे हैं, या फिर लाइफ की सेकेंड इनिंग्स जिसे रिटायरमेंट के आसपास या उसके बाद का फेज़ कहा जाता है, वहाँ पे हैं। जहाँ भी अपनी लाइफ में अगर आज भी आप जेन्युइनली बैठ कर सोचें अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव के बारे में, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, अपने स्वभाव को जानने की कोशिश करें, तो बहुत सारा मुझे लगता है मिजरी का आंसर वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सो पीपल बाबा, ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच दोबारा आने के लिए द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई एम श्योर इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो बातें अच्छी लगी, जो बातें सीखी, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इस एपिसोड को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो मैसेज, जो पर्सपेक्टिव हम इस पॉडकास्ट के थ्रू बिल्ड करना चाह रहे हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। आपकी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। जो लोग ऑर्गेनिक काम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं उनको जेन्युइनली ऑर्गेनिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, एंड मैं उनमें से हूँ। तो आई होप आपको ये कोशिश पसंद आएगी और आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।